नमस्कार दोस्तों, मैं सर विशांत शर्मा। आज हम लेकर के आ गए नई वीडियो क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड से रिलेटेड, जो कि वन शॉट में कवर होने वाला है और जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग और आईसीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग एक पूरी यूनिट है जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कम से कम 4 चैप्टर कवर होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। आईसीएससी बोर्ड के हिसाब से डिजाइन किया हुआ सिलेबस से लिखा है हमारे पास। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ करंट हमें कवर करना है, न्यूमेरिकल के साथ ही होगा सब कुछ। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कवर करना है, फिर लॉज ऑफ ओम्स लॉ एंड प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन इसका, और ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं सेल के, और हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल आता ही आता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी सिंपल सर्किट एससी। तो हमें ये चीजें कवर करनी है सारी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो भले ही थोड़ी लेंथी हो जाए लेकिन सारी चीजें ऐसी बता दी जाएगी कि इसके बाद तुम्हें किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन वैसे हम सब कुछ कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं करंट। व्हाट इज करंट? तो करंट डेवलप हुई है चार्ज से। तो अगर मैं तुम्हें एक ट्री की इमेजिनेशन करूं कि मान लो हमारे पास एक ट्री है, ये कुछ इस तरह का एक क्या है ट्री, और ये ट्री का क्या है ब्रांचेस हैं यहाँ पे, और दिस इज द रूट। तो अगर मैं बात करूं चार्ज, तो रूट ऑफ द ट्री आर कॉल्ड चार्ज। चार्ज होता है रूट। उसके बाद जो स्टेम है इसे कह सकते हैं करंट, और हमें जो फ्रूट मिलेंगे किसकी फॉर्म में मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो एक्चुअल में करंट और इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लेकिन एक कॉम्बिनेशन है ट्री का। हम ट्री के रूट को कंपेयर करेंगे चार्ज से, फिर स्टेम को कंपेयर करेंगे करंट से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करेंगे फ्रूट से, ब्रांचेस से। तो चार्ज की वजह से करंट फ्लो होती है और करंट के फ्लो से करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं। दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कस करेंगे, करंट की डिस्कस करेंगे और चार्ज से रिलेटेड बात करते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, फिर करंट, फिर ये सारी चीजें कवर करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाने की कोशिश कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम बात करें सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर हम यहीं से बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में डिनोटेड बाय क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है कुलाम्ब, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तब जो क्वांटिटी डेवलप होती है बॉडी पे उसे ही हम चार्ज कहेंगे। तो कुल मिलाकर के लेट्स से वी हैव टू बॉडीज, फर्स्ट इज दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। हमने दोनों को रब किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पे जो चीज डेवलप हुई उसे चार्ज कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सी चीज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर के चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें चार्ज के बारे में बातें पता चल गई सारी। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या क्या हो सकती है? तो चार्ज की बेसिकली एक ही यूनिट है जिसे कुलाम्ब बोलते हैं। तो 1 कुलाम्ब, और 1 कुलाम्ब को कुलाम्ब ही कहेंगे फिलहाल, लेकिन इसकी कुछ और यूनिट्स है जैसे 1 मिली कुलाम्ब। 1 मिली कुलाम्ब होता है 10⁻³ कुलाम्ब। ऐसे ही होता है 1 माइक्रो कुलाम्ब, तो इट इज इक्वल टू -6 कुलाम्ब। ऐसे होता है 1 मेगा कुलाम्ब। एम मीन्स कैपिटल एम मतलब मेगा, मेगा मतलब बड़ी यूनिट। ये होता है 10⁻6 कुलाम्ब। और 1 किलो कुलाम्ब, 1 किलो कुलाम्ब होता है 10⁻³ कुलाम्ब। तो दीज आर दी यूनिट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन वी रब टू सब्सटेंस टू ईच अदर देन सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन द क्वांटिटी डेवलप्ड इज कॉल्ड चार्ज। और यहाँ पे इसकी यूनिट बन जाती है। अब इसी चार्ज को जब हम किसी कंडक्टर में फ्लो करा देते हैं तो बन जाती है इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, इट्स यूनिट इज एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। और एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इट हैज ए डायरेक्शन, लेकिन तभी भी ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मेन रीजन ये होगा कि ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। द क्वांटिटीज विच डू नॉट follows the law of addition are called scalar quantities। तो ये स्केलर क्वांटिटी कही जाएगी, जबकि इसके पास डायरेक्शन है।
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो उसकी डेफिनेशन सिंपल बनेगी, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, respect to time। तो बेसिकली हम इसका फॉर्मूला लिखा, अगर लेट से ये कंडक्टर हुआ हमारे पास और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है आई, ये करंट फ्लो हो रही है नहीं, चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, तो ये चार्ज टाइम टी के बाद वहां पहुंच जाएगा इस तरह से। मान लो इस जगह टी इक्वल टू 0 टाइम है, टी इक्वल टू टी टाइम बाद ये कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे। तो यही जो प्रोड्यूस इफेक्ट इसके अंदर डेवलप हुआ कंडक्टर के अंदर, इसे ही हम कहेंगे करंट। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो अगर हम इसी चार्ज को किसकी टर्म में लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में लिखे, तो हमें पता है एन ई अपॉन टी विल बी द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द करंट। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाइम हो जाएगा टी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ई, तो ई की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से माइनस साइन आया है यहाँ पे। अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम रखेंगे, बिकॉज वी विल कीप द मैग्नीट्यूड हियर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करंट की वैल्यू हो गई, मीन्स हमने करंट ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें छोटे से क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया कि एक कंडक्टर गिवन है हमारे पास, और इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 10 टू द पावर 23, और हमसे पूछा फाइंड करंट, किस टाइम में करंट पता लगानी है, इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में करंट कैलकुलेट करनी है इस कंडक्टर में। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट। तो I इज इक्वल टू एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें गिवन है 10 टू द पावर 23। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19, और टाइम की वैल्यू क्या गिवन है, 5 मिनट। याद रखो मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो 5 इंटू 60, तो हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर देन वी कैन गेट। देखो यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, और हम लिखेंगे 16 अपॉन 6 5 30 0 0 0 इंटू 10 टू द पावर 23 में से 19 गए, 4 बचेगा। ये 3 0 से तीनों 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 160 डिवाइडेड बाई 3, और हम इसे काट सकते हैं, 3 5 15 बचा 1, 3 3 9.33 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन था, करंट से रिलेटेड, हमें पता लगा कि कैसे करना है। फॉर्मूला कब रखना है, Ne अपॉन टी वी विल अप्लाई व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन इन द क्वेश्चन, और Q अपॉन टी वी विल अप्लाई व्हेन चार्ज ऑन द कंडक्टर इज गिवन। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों फॉर्मूलों के बीच। यही इलेक्ट्रिक करंट की बातें थी। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, तो यूनिट्स ऑफ करंट, तो करंट की कुछ बेसिक यूनिट्स होती है जो हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट्स क्या होती है, पहली यूनिट 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 कूलम पर सेक, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। सेकेंड यूनिट हम कह सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ऐसे थर्ड लिख सकते हैं 1 मिली के बाद माइक्रो एम्पियर, देन वी कैन राइट इट एज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये तो हुई माइक्रो यूनिट्स, है ना, छोटी यूनिट्स होती है। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ में 1 मेगा एम्पियर। मेगा एम्पियर मीन्स 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 एम्पियर हो जाएगा। और ऐसे ही फिफ्थ की बात करें 1 किलो एम्पियर, तो 1 किलो एम्पियर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 एम्पियर। तो दीज आर द यूनिट्स रिलेटेड टू द करंट। और करंट स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द मेन रीजन द क्वांटिटी ऑफ करंट विल बी द स्केलर। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट की बातें समझ में आ गई, आई होप। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वेस्ट ऑफ सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, अकॉर्डिंग टू सिलेबस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है सिलेबस में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता है कि जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा करके लाते हैं, तब जो वर्क डन किया गया उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिनोटेड बाय V। हम इसे V से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट और ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q। जब इस चार्ज को यहाँ से उठा करके लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये वर्क डन आ जाएगा और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें हम, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो यूनिट्स कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम, इसे कह सकते हैं। बाकी किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, माइक्रो वोल्ट ये हमें पता है 10 टू द पावर -6 -3 इस चीज़ों से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है, देखो, और यहाँ पे 3 सॉकेट्स गिवन है, 1 2 3, ये 3 सॉकेट्स है। किसी किसी में 2 सॉकेट्स गिवन होते हैं, 1 2। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सिंपल ये होता है कि ये जो सॉकेट है ये लाइव वायर से कनेक्टेड है, उस वायर से कनेक्टेड है जिसमें करंट फ्लो होगी। ये सॉकेट है न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होता है, जो वायर करंट को वापस लाने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और ये जो सॉकेट गिवन है ये अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर मतलब कि अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए या डैमेज हो जाए या करंट ज़्यादा आ जाए घर में, तो ये अर्थ वायर उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, डैमेज होने से रोक सकता है और हमें करंट लगने से बचाया जा सकता है। अगर ये वायर ना गिवन हो और हैवी अप्लायंसेज चलाने की कोशिश हम करें और डैमेज हो जाए तो हमें बहुत जोर का झटका लग सकता है और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए अर्थ वायर गिवन होता है। तो हमने देखे होंगे सारे सॉकेट्स कुछ इस तरह से हमारे घरों में सॉकेट होते हैं। ये 5 पिन बोलते हैं इसे, ये अर्थ, ये लाइव, ये न्यूट्रल, ये लाइव, ये न्यूट्रल। एक सॉकेट तो ये देखा होगा हमने। और एक सॉकेट होता है 2 वाला, 2 पिन वाला। एक पिन ये रही, एक पिन ये रही। ये पिन होती है लाइव वायर की, ये पिन होती है न्यूट्रल वायर की। ये पिन होती है अर्थ वायर की, ये पिन होती है लाइव वायर की, ये पिन होती है न्यूट्रल वायर की। और नीचे भी ऐसे सिमिलरली, अगर स्विच थोड़ा बड़ा है तो ये लाइव और ये न्यूट्रल हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर का मतलब यही होता है कि करंट एक्चुअल में किस में फ्लो होगी? लाइव वायर में। इट मीन्स कि हम अगर लाइव वायर ही कनेक्ट करें कहीं तो हम किसी अप्लायंसेस को रन नहीं कर सकते, क्योंकि रन कराने के लिए हमें एक्चुअल में करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हम यहाँ कम से कम 2 वायर प्रोवाइड कराते हैं। 2 वायर प्रोवाइड कराने का मेन पर्पज़ यही है कि जब लाइव वायर में करंट फ्लो होगी तो उस करंट को वापस आने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो करंट जब लाइव वायर से चली गई तो वापस लाइव वायर पर तो आएगी नहीं, तो कहाँ से आएगी? एक सेकेंड वायर की नीड पड़ेगी। तो वो सेकंड वायर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल वायर। तो इस वजह से कम 2 वायर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट को इजीली फ्लो कराया जा सके। तो हमने कभी कभी देखा होगा हमारे घरों के बाहर जो लाइन जाती है वो 11,000 वोल्ट की लाइन होती है। जब हम उसके वायर को किसी एक वायर को अगर टच करें दोनों हाथों से, बाकी हम किसी में कॉन्टैक्ट ना हो, तो हमें कोई करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि वहाँ केवल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा और करंट पोटेंशियल से नहीं लगता। और अगर हम दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर लें, जैसा अगर यहाँ पे एक लाइव वायर है ये, और एक न्यूट्रल वायर हुआ ये, और एक अर्थ वायर हुआ ये, अगर हम इसको और इसको दोनों को साथ टच करें और हम ऐसे हैंग हो जाए तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइव वायर है ओनली। लेकिन अगर हम क्या करें, एक हाथ से इस वायर को और एक हाथ से इस वायर को टच करने लगेंगे तो हमें श्योरली शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट को हमारी बॉडी के थ्रू जाने का रास्ता मिल जाएगा और करंट हमारी बॉडी के थ्रू पास हो जाएगी, जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आगे की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा ओम्स लॉ या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे करंट को अपोज करता है। जब करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो करंट का अपोज करने वाला जो फैक्टर होता है उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ करंट का अपोज कर रही है वो अच्छी तो होगी नहीं, तो हम ये पर्पस करते हैं, हम ये
तिकड़म लगाते हैं कि उस रेजिस्टेंस को कम से कम या खत्म किया जा सके। तो रेजिस्टेंस को खत्म करने का तो अभी तक कोई प्रोसेस है नहीं सुपर कंडक्टिविटी को छोड़ करके, लेकिन हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमें अगर ये पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो हम उन फैक्टर्स को चेंज करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपली रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ करंट, विच ऑब्स्ट्रक्ट path of current, this is the resistance। इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम, क्योंकि ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओम्स का सिंबल ये होता है सिंबल, और ऐसे ही ये क्वांटिटी स्केलर है, और इस रेजिस्टेंस का जो सिंबल होगा वो होगा इस तरह का कुछ जिगजैग, हम वायर को बना देंगे और ये रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाता है। एक्चुअल में देखने में रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? एक फैक्टर है जो हर चीज़ के अंदर है, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है? हमारे घर में जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो सब रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करती है, क्योंकि हर कोई करंट को कंज्यूम करता है, और जो करंट को कंज्यूम कर रहा है एक्चुअल में वही तो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द करंट। अभी रेजिस्टेंस की डिस्कवरी किससे हुई थी? ओम्स ने। तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ, इसको बात करते हैं। और ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता भी है, क्योंकि साइंटिस्ट के बेस पे जो भी चीज़ें होती है वो इंपॉर्टेंट होती ही है। तो ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बात बताई थी? ओम्स ने बात बताई थी कि ऑन द सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मींस ऑन द सेम physical and chemical condition, the potential drop across wire is directly proportional to the current, means V proportional to I हो जाएगा यहाँ। अब मान लो हमारे पास ये वो कंडक्टर है जिस पे हमने करंट कैलकुलेट करनी, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमने इसे कनेक्ट किया एक बैटरी से, और यहाँ पे रियोस्टेट लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया रियोस्टेट को ऐसे, और यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगाया जिससे हम मेजर कर सके वोल्टेज कितने हैं, और यहाँ पे हमने एमीटर लगाया जिससे हम मेजर कर सके करंट कितनी है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये करंट चलते चलते वहाँ पहुँचती है। तो ओम ने क्या देखा? ओम ने देखा कि जब यार किसी बैटरी से करंट निकल रही है, मान लो वो 10 एम्पीयर की करंट निकल रही है, तो 10 एम्पीयर चलते चलते जब यहाँ पे निकलेगी तो 10 एम्पीयर ही पहुँचनी चाहिए। लेकिन वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो करंट 10 एम्पीयर की जगह 8 एम्पीयर थी। उन्होंने सोचा बैटरी में कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने बैटरी को चेंज किया। जब बैटरी को चेंज करके ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो क्या देखते हैं, करंट ज़्यादा निकलने लगी, मान लो 20 एम्पीयर। अब 20 एम्पीयर करंट निकली, वो चलते चलते वायर के अंदर एंटर करी। जैसे करंट ने वायर के अंदर एंटर किया तो यहाँ पे फिर 16 एम्पीयर करंट मिलने लगी। उन्होंने सोचा यार इसका मतलब वायर के अंदर कोई गड़बड़ है, क्योंकि बैटरी को चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वायर के अंदर कोई गड़बड़ होगी। तो वही गड़बड़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पता लगाया और उसका नाम दिया रेजिस्टेंस, कि वो जो वायर के अंदर गड़बड़ है जो करंट को रोक रहा है या अपोज कर रहा है एक्चुअल में वही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो कांस्टेंट मिलेगा R इंटू आई, और R इज द नथिंग बट इज रेजिस्टेंस। R को ही हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है बात। रेजिस्टेंस एक्चुअल में ऐसी क्या है इस वायर के अंदर जो करंट को रोकने की कोशिश कर रही है। तो करंट एक्चुअल में क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह को। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो देखो कैसे समझते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये रहा वो कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? करोड़ों होते हैं? नहीं, करोड़ों नहीं होते। एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो होता है 10⁻29 पर mm क्यूब। देख रहे हो तुम, 1 mm क्यूब वॉल्यूम में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन का रैंडमली मूव करने से कोई करंट फ्लो नहीं होती। तब तो बाहर से जो बैटरी हमने कनेक्ट की इस कंडक्टर में, और यहाँ तो पहले से भीड़ है इलेक्ट्रॉन्स की, हमें पता है यहाँ के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर एक चीज़ प्रेजेंट है, और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेट्स से दीज आर दी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये रही पूरा कंडक्टर हमारा घिरा पड़ा है इन चीज़ों से। ये रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कह नहीं सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि करंट की फॉर्म में आ रहे हैं, लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, या 6-7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये अंदर एंटर करेंगे तो पहले से भीड़ है यहाँ, तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जीज है वो इलेक्ट्रॉन तो इन्हें पार करके बाहर निकल जाएंगे और हमें मिल जाएंगे करंट की फॉर्म में। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है उनका क्या होगा, वो अंदर ही दम तोड़ देंगे। तो यही रीज़न है कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट को पास कराया जाता है तो करंट की एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि हर एक कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है,
रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉनों की एक भीड़ होती है जो कंडक्टर के अंदर पहले से ही प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करती है। तो आ गई बात समझ में? तो यही वो रेजिस्टेंस की क्लासिकल थ्योरी हम इसे कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग, तो R इक्वल टू V/I। अब इस रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जाए, क्योंकि तो करंट को रोक रहा है। तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम फैक्टर्स देख ले कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, तो हम उसे इजीली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहीं पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास एक बैटरी है और दो बल्ब है। एक बल्ब में वायर कनेक्टेड है 100 मीटर लॉन्ग, एक बल्ब में वायर कनेक्टेड है 10 मीटर लॉन्ग। उसी बैटरी पे जब हम 10 मीटर लॉन्ग वाला वायर कनेक्ट करेंगे और उसी बैटरी से बाद में जब हम 100 मीटर लॉन्ग वाला वायर कनेक्ट करेंगे और बल्ब की इंटेंसिटीज को देखेंगे, तो हम क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा कि जिसमें छोटा वायर कनेक्टेड है वो बल्ब ज़्यादा रोशनी चल रहा है और जिसमें बड़ा वायर कनेक्टेड है वो बल्ब कम रोशनी चल रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतनी भीड़ से टकराना पड़ेगा, और जब वो भीड़ से टकराएंगे तो अपना दम वहीं तोड़ देंगे बीच में, और यही रीज़न है इलेक्ट्रॉनों का। तो लेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहीं पे लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड अगर हम बात करें तो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम कैसे कंडक्टर के एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। तो किस किस पे डिपेंड किया? ऑन द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और थर्ड चीज़ है मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। और फोर्थ डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है। तो चार चीज़ों पे बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब अगर हमें कुछ चीज़ देखनी हो तो हम यहाँ सिंपली देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, तो वी विल गेट R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है R इक्वल टू ρL/A, और रो ही है नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो उस मटेरियल में तब से प्रेजेंट है जब से वो मटेरियल बना है। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया चेंज करके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो यहीं पे हमने बात की। अब इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो यूनिट हो जाती है रेजिस्टेंस की ओम मीटर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो एरिया जाएगा ऊपर, लेंथ जाएगी नीचे, तो ओम मीटर रेजिस्टेंस की यूनिट बन करके आ जाती है। ठीक है, अब हम यहीं पे बात करें रेजिस्टेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया तुम्हें, लेंथ को चेंज करने पे, एरिया को चेंज करने पे, मटेरियल का सिलेक्शन करने पे और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को चेंज करने पे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बातें थी रजिस्टिविटी की। अब दो टर्म्स और आती है निकल करके इंपॉर्टेंट, जिन्हें बोलते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस मतलब जो रोके, कंडक्टेंस मतलब जो जाने दे, तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल जी, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो अगर कंडक्टेंस की बात करें तो कैपिटल G इज 1/R कैन बी कैलकुलेटेड एज, और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी इज 1/ρ कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है ओम्स लॉ से रिलेटेड VI ग्राफ। VI ग्राफ क्या होता है? VI ग्राफ मतलब कि कैसे वोल्टेज करंट के साथ वेरी करते हैं किसी कंडक्टर में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर वो ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो V प्रोपोर्शनल टू I मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी। और अगर वो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स इफ इट इज नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ देन इट विल बी द कर्व। ये ग्राफ नहीं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो यहीं पे अगर हम बात करें छोटी छोटी VI ग्राफ की और इसी के अंदर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की, तो हमें बहुत
इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। आइए वो क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसे मिटा दूँ, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, याद करना है, उतार देना है। V क्या होता है वोल्टमीटर, A क्या होता है मीटर। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो चलिए, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको लग रहा होगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, और ये नोट्स इतने पावरफुल होने वाले हैं कि तुम इन नोट्स को पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम इजीली दे सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और बोर्ड के एग्जाम दोगे तो न्यूमेरिकल भी कर पाओगे उसके। चलिए, तो बात करते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इसे मैं मिटा दूं जरा, ये भी यहाँ से आ गया था। अच्छा, ब्लू पेन से हेडिंग लगाते हैं ना पहले, है ना, अच्छे से। सो हेयर इट इज ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक, नॉन ओमिक। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, ओमिक। तो ओमिक आर द मटेरियल्स विच फॉलोज द ओम्स लॉ। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं विच फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। दीज आर दी मटेरियल। हमें ग्राफ बनाना पड़े तो दिस इज द ग्राफ, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा I, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और इसी ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप क्या देती है, दिस इज द स्लोप। अगर हम यहाँ से लाइन खींचे ऐसे ऐसे, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है। तो परपेंडिकुलर क्या है V, बेस का चीज़ है I, और V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो VI ग्राफ के स्लोप क्या देगी, हमें रेजिस्टेंस देगी, ये बात याद रखनी है। अब अगर हम यहीं पे बात करें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, विच डू नॉट फॉलोज दी ओम्स लॉ। तो जैसे कि सोलर सेल होता है, जैसे डायोड होता है, जैसे ट्रायोड होता है। तो डायोड क्या होता है जानते हो आप, डायोड होता है जब उस डायोड इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट पल्सेटिंग एसी इनटू द पल्सेटिंग डीसी। तो एक पीएन जंक्शन होता है जो डायोड से मिलकर बनाया जाता है। उस पीएन जंक्शन में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना इजी हुआ ना, हमारे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, इन सब के अंदर एक डायोड पीएन ट्रांजिस्टर रखा है जिसे डायोड बोलते हैं। और इसी डायोड का काम क्या होता है एक्चुअल में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता। इसी वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाते हैं, जबकि उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, चार्जर का। ठीक है, चार्जर ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो नॉन ओमिक रजिस्टर्स आर द रजिस्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, विच डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो ओम्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे बात करें, सिलिकॉन हुआ, डायोड और ट्रायोड, और क्या हो सकता है, सोलर सेल। तो दीज आर दी कंपोनेंट विच डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। अगर हमें इसका VI ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हम इजिली इसका VI ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे V, यहाँ पे लिखेंगे I। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, कर्व आएगा। तो कर्व कैसा आएगा, कुछ यहाँ से इस तरह से बैंड हो जाएगा। तो यही बन जाएगा नॉन ओमिक, यही क्या बन जाएगा, नॉन ओमिक। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की हेल्प से हम VI ग्राफ को बना सकते हैं और VI ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉज कर वीडियो, क्या कह रही है बताओ, आराम से देख हिला मत, क्या सही आ रहा है बिल्कुल हो। चलिए, तो हमने यहाँ पे चीज़ें देखी। अब अगर VI ग्राफ ना दे करके हमें IV ग्राफ दिया जाए तब क्या करेंगे। अगर हमें VI ग्राफ ना दे करके IV ग्राफ दिया जाएगा तो क्या क्या, ग्राफ को उन्होंने उल्टा कर दिया, मतलब ग्राफ को उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो हमें भी अपने फॉर्मूलों को रिवर्स कर देना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब जैसे स्लोप VI ग्राफ की रेजिस्टेंस देती है, तो ऐसे स्लोप IV ग्राफ की कंडक्टेंस देती है, और कंडक्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के डरने वाली बात है नहीं। अगर हमसे VI ग्राफ दे करके रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें IV ग्राफ दे करके रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम कंडक्टेंस निकालेंगे जो कि उसकी स्लोप होगी, और उसके बाद उसका इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा यहाँ पे। लेट्स से वन ग्राफ इज गिवन, दिस इज V, दिस इज I, और एक लाइन जा रही है, और यहाँ पे 5 एम्पियर और ये 10 वोल्ट, और यहाँ पे 10 एम्पियर 20 वोल्ट। यहाँ पे पूछा है फाइंड
आर एंड जी। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पूछा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हमें इसी का ये ए पार्ट है और इसी का बी पार्ट गिवन है इस तरह से। यहाँ पे गिवन होगा आई और यहाँ पे गिवन होगा वी और फिर से लाइन दी जाएगी और यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ किया और ये मान लो दिया है 10 एम्पियर, 5 वोल्ट, 20 एम्पियर, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे भी दोनों चीजें पूछी है, फाइंड आर एंड जी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो सिंपली दिस इज द वी ग्राफ, तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, देन इट विल गिव यू द resistance and the inverse of resistance will be the conductance for the case of VI graph. If we talk about the IV graph, then we will calculate the slope which will give you the conductance, then the reverse of slope will give you the resistance. तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। स्लोप होगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या, स्लोप किसकी निकालनी, देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा छोटा वाला, एक ट्रायंगल ये बन रहा बड़ा वाला, कौन सा ले, कोई सा भी ले लो जो मर्जी है। शर्त ये इतनी कि जिस ट्रायंगल को लोगे उसी का बेस उसी की हाइट लेनी है। तो स्लोप अगर रेजिस्टेंस की बात करें, बड़ा ट्रायंगल की बात करते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लाइन किसके इक्वल है, 20 के ऊपर, तो 20 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 10, तो 10, तो कितना मिला 2, 2 इज द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, G इक्वल टू 1 अपॉन आर विच इज गिव यू 1 अपॉन 2, मतलब 0.5 ओम इनवर्स, ये हो गया कंडक्टेंस। यहीं पे बात करें IV ग्राफ की, तो तुम्हें क्या देगा स्लोप इसकी G स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है I अपॉन V और I 20 अपॉन 10 मतलब 2 हुआ कंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंडक्टेंस मतलब 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 ओम, और ये ओम इनवर्स था। तो यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हमें VI और IV ग्राफ की हेल्प से सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं रजिस्टिविटी के बेस पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसकी होती है, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो मटेरियल उतना ही सुटेबल होगा वायर की तरह ट्रीट कराने के लिए या करंट फ्लो कराने के लिए। तो हमें ये देखना होगा कि किस मटेरियल की रजिस्टिविटी सबसे कम है। जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो मटेरियल बेस्ट चॉइस होगी हमारे लिए वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहीं पे देखते हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें गिवन है एक वायर गिवन है भाई, ये रहा वायर। इस वायर की लेंथ L और एरिया A है। हमने इस वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके लेंथ 2 टाइम्स कर दी। हमसे पूछा अगर ये वायर कॉपर का बना हुआ था तो अभी भी कॉपर का ही होगा ना। रेजिस्टेंस वायर का R गिवन है, तो हमसे पूछा बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश फाइंड करना है इसमें। तो अगर हमने वायर की लेंथ इंक्रीज कर दी तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ ये देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें केवल एक बात याद रखनी है कि अगर लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है तो हमें जितने टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया गया है उस लेंथ का स्क्वायर कर दो, वही तुम्हें न्यू रेजिस्टेंस देगा। ये ट्रिक है सिंपल सी। तो अगर कितने टाइम्स इंक्रीज किया तो R न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ इनटू R ओल्ड रेजिस्टेंस। तो R न्यू इक्वल टू स्क्वायर होगा 2 का 4 इंटू R, ये बन गया भैया न्यू रेजिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में 3 टाइम्स वायर को इंक्रीज किया जाता तो फॉर्मूला का बताओ जरा, रेजिस्टेंस कितना हो जाता। अगर 3 टाइम इंक्रीज किया जाता तो रेजिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम्स। ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं बड़े इजीली इसी के बेस पे। अब अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा गिवन है। इफ कंडक्टर इज गिवन देन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस। इफ सेमी कंडक्टर इज गिवन then if we increase the temperature of the conductor resistance decreases, but in the case of alloy if we increase the temperature of the alloy resistance will remain constant। तो कुछ चीजें हैं, तो अगर हम यहाँ बात करें किसकी, कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर दी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, बस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इफ टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, बस ये याद रखना है। अगर हम बात करें किसकी, सेमी कंडक्टर की, तो यहीं पे क्या बात करते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके डायोड बनते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ,
जर्मेनियम हुआ, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर डिक्रीजेस। ये बातें याद रखनी है। और अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, अलॉय की, तो अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड अलॉय। तो अलॉय जैसे कि क्या हो जाता है? नाइक्रोम, नाइक्रोम जिसमें प्रेस के वायर बनते हैं। और क्या कह सकते हैं? मैग्नीन। और क्या कह सकते हैं? टंगस्टन। दीज आर दी अलॉयज। और इन अलॉय पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो अलॉय के केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे थी बातें सारी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। अब हम बात किसकी करने वाले हैं कि कैसा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए वायर्स बनाने के लिए, रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, या बल्ब का एलिमेंट बनाने के लिए, और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये इस टॉपिक का। उसके बाद हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज की तरफ को बढ़ेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और ये वन शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर कर सकते हैं। तो वहीं से अगर हम बात करें किसकी, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी, तो क्या होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल और क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी, उस बारे में जरा गौर फरमाते हैं। तो गौर फरमाया है कि तुम चाहे कहीं भी रहोगी मेरे पास, तुम चाहे कहीं भी रहोगी मेरे पास, और याद तुम्हें आएगी मेरे जाने के बाद। चलिए खैर, तो बात करते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तो हमने किया है ना। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो यहाँ बेसिक जो चीज़ है वो है पहला रेजिस्टेंस वायर या रजिस्टर्स बनाने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए? रजिस्टर बनाने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो, जो एकदम से पिघल ना जाए। ऐसा रेजिस्टेंस ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा मटेरियल रजिस्टेंस बनाने के लिए चाहिए जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो और एकदम से वो मेल्ट अप ना हो जाए या पिघल ना जाए। तो कोशिश किया जाता है कि अलॉय का हम रजिस्टर्स बनाते हैं, क्योंकि अलॉय का टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम बात करें तो इट शुड बी मेड अप बाई अलॉय विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल अलॉयस। तो अलॉय का हम इन्हें बना सकते हैं किसी का भी। लेकिन अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें, कंडक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर हमें अपने घरों की वायरिंग करनी है, इलेक्ट्रिक वायर्स है ना बनाने हैं, तो उसके लिए कैसा मटेरियल चाहिए? तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा लो हो, तब हम इलेक्ट्रिक वायर बनाएंगे। अगर हम कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, विच हैव लो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, जैसे कि हमारे हीटर की बात करते हैं, हमारे घरों में जो हीटर्स होता है, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए भी अगेन हम अलॉय का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अलॉय क्या होती है, एक ऐसी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बनाते हैं, अलॉय का बनाते हैं। तो अलॉय जैसे कि नाइक्रोम, तो इन चीज़ों का हम इसे बना पाते हैं आराम से, बड़ी इजी। तो अब बात करते हैं किसकी, सुपर कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को जीरो कर सकती है। मतलब उसका कंडक्टेंस तो इन्फिनिटी हो जाता है और रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना कि रेजिस्टेंस कैसे जीरो हो सकता है। सर तो अभी बता रहे थे कि रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस जीरो नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे मिले हैं, ऐसे डिस्कवर किए गए हैं, जैसे कि लेड, न्यूबियम, टिन, ये एक डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेते हैं और सुपर कंडक्टिविटी अचीव करके इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। आप पूछते होंगे सर ये सुपर कंडक्टर्स यूज़ कहाँ होते हैं? तो बेसिकली सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं बुलेट ट्रेन्स में। जब बुलेट ट्रेन चलती है तो वो पटरी पे टच ना होकर के थोड़ी एयर में चलती है उठ करके, तुमने सुना भी होगा।
जिससे कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए। तो एयर में एयर में उसे लेविएट कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सुपर कंडक्टर्स। क्योंकि जब हम किसी सुपर कंडक्टर्स को मैग्नेट के ऊपर रखते हैं तो वो लेविएट कर जाती है, वो नीचे बैठती नहीं, वो ऊपर ही तैरती रहेगी और घूमती रहेगी, और फ्रिक्शन खत्म होने की वजह से उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है बुलेट ट्रेन की। यही रीजन है। तो सुपर कंडक्टिविटी किसके लिए होती है और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ materials becomes zero and conductance becomes infinity. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? टिन होता है, न्यूबियम होता है, और क्या होता है? लेड होता है। ये मटेरियल होते हैं जो सुपर कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है, बस हमें याद ही रखना है कि सुपर कंडक्टर क्यों बने, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन का मोशन वहीं रुक जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन ही नहीं करेंगे तो रोकेंगे किसे? तो जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाते हैं और रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। यही बात है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेजेस। तो ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं? तो आपने कभी बाजार से सेल तो खरीदा ही होगा, जो बैटरी वाला सेल आता है। जब हम उस बैटरी के सेल को बाजार से खरीद के लाते हैं तो उस बैटरी के सेल पे एक वोल्टेज लिखा होता है। लेट्स से उस सेल पे लिखा है 5 वोल्ट। तो अभी सेल हम यूज नहीं कर रहे, याद रखना। जब हम सेल को यूज नहीं करते तब जो सेल के वोल्टेज है उन्हीं वोल्टेज का नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही ईएमएफ कहलाता है। लेकिन अगर हम उस सेल को कनेक्ट कर सकते हैं किसी रजिस्टर से, अगर हम उस सेल को कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर या बल्ब से, तब जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज मिलते हैं उसी वोल्टेज का नाम होता है टर्मिनल वोल्टेजेस। ठीक है बात? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसकी? ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो बात करते हैं किसकी? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ये किसके लिए है? सेल के लिए। तो समझ लेते हैं सेल क्या होता है। तो सेल एक्चुअल में इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है सेल? इट इज ए डिवाइस, it is a device which provide energy to the electrons which provide। वैसे तो हम बाजार से लाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, ड्राई सेल, एरा सेल, इस तरह का। ये पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो लिखा है 5 वोल्ट, तो ये इसका क्या होगा? ईएमएफ होगा सेल का, है ना। अभी हमने कुछ नहीं निकाला। तो सेल के एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो वो कुछ इस तरह की होती है कि लेट से हमने यहाँ पे एक जार लिया या बीकर लिया और इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा, फिल कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। तो इसके अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट। इसी इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं क्या? H2SO4 प्लस H2O, वाटर, दोनों की रिएक्शन है, डाइल्यूट H2SO4 है, याद रखना। और यहीं पे हमने क्या किया? एक प्लेट को हैंग कर दिया। यहाँ पे एक जिंक की कॉपर की प्लेट ली और एक प्लेट ले लेते हैं हम किसकी? जिंक की। तो दिस इज ए जिंक और ये क्या बन जाएगा? कॉपर। तो जिंक और कॉपर है। अभी हमने देखो यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं किया, जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 वाटर में गिरेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस आयन एंड SO4 माइनस आयन। तो SO4 माइनस आयन तो भागेंगे किसकी तरफ को? जिंक की तरफ को। H प्लस आयन भागेंगे किसकी तरफ को? कॉपर की तरफ को। तो कॉपर बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये बन जाएगा निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका, इसे ही बोलेंगे EMF। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसी पोटेंशियल का नाम पड़ेगा EMF। ठीक है बात? हमने कुछ नहीं किया है, अपने आप डेवलप हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें EMF के, तो कैसे लिख सकते हैं EMF को? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की शॉर्ट फॉर्म EMF। तो EMF को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन सेल इज नॉट यूज, व्हेन सेल इज नॉट इन
यूज। ये है, डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से। चलिए बढ़िया बात है। अब हम अगर बात करें किसकी, टर्मिनल वोल्टेजेस की, तो टर्मिनल वोल्टेज को बड़े इजीली डिफाइन किया जा सकता है, टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V, ये कह सकते हैं। तो अब करना कुछ नहीं, इसी सेल के बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए। ये हमने रेजिस्टेंस को जैसे ही कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सेल से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाएंगे, इसी वोल्टेज का नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो हम क्या कहेंगे? द वोल्टेज ऑब्टेन एट द टर्मिनल, द वोल्टेज ऑब्टेन एट द terminals is called टर्मिनल वोल्टेज, डिनोट करेंगे कैपिटल V से। हो गई बात? चलिए अच्छा, अब एक टर्म और जुड़ जाती है इसमें, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल में जो सेल है, उस सेल का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो अगर आप बाजार से 5 वोल्ट का सेल खरीद करके लाते हो, तो ये कोई गारंटी नहीं कि टर्मिनल्स पे आपको 5 वोल्ट ही देखने को मिलेंगे। कारण ये है कि जब ये 5 वोल्ट बाहर निकलना चाहेंगे तो सेल का अपना रेजिस्टेंस है जो करंट को वही रोक लेगा और थोड़े बहुत वोल्टेज को वही ड्रॉप करवा देगा। तो हम कह सकते हैं 4.5 वोल्ट या 4 वोल्ट सेल से भले ही बाहर निकल जाए, 5 वोल्ट नहीं निकलेंगे। तो वही वो रेजिस्टेंस जो उसे रोकेगा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, ऑफर्ड बाय द सेल। ठीक है, तो अब अगर हम इसका यूनिट बनाने की कोशिश करें तो ये यूनिट बन जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R कहलाता है। ये इस तरह से, ये कैपिटल R, स्मॉल r, ये EMF E, और हमने इस यूनिट को बंद कर दिया। और यही यूनिट क्या कहलाती है? भला हमारी सेल कहलाती है। यही यूनिट क्या हो जाएगी? सेल। देखो सेल का वोल्टेज तो EMF है, लेकिन टर्मिनल्स, ये देखो सेल के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ जो टर्मिनल है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये टर्मिनल वहीं पहुँचे और इसी टर्मिनल पे वोल्टेज मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज V। ठीक है, तो सेल के अंदर के वोल्टेज EMF, बाहर के वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाते हैं। अब अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करना चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो पहले मुझे ये बताइए आप कि टर्मिनल वोल्टेज और EMF में कौन ग्रेटर होगा? क्या EMF ग्रेटर है या टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर है? ऑब्वियसली EMF ग्रेटर है। कारण कि जब हमने बाहर करंट निकाली तो EMF 5 वोल्ट थे, बाहर कितने मिले? 4.5 वोल्ट। तो EMF ज़्यादा हुआ, टर्मिनल वोल्टेज कम हुए। तो अब हमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि कितना वोल्टेज ये खा रहा है, तो उसके लिए EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। कितने बड़े हैं टर्मिनल वोल्टेज EMF प्लस I इंटू R टाइम्स ग्रेटर है। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे यहाँ ले आओ, तो E माइनस V इक्वल टू I इंटू R, और R कैन बी रिटन एज E माइनस V अपॉन I, और हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। नाउ वी कैन कैलकुलेट I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ से ओम लॉ लगाया हमने, वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। हम R को ऊपर लेकर के जाएंगे तो वी विल गेट R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V, ब्रैकेट के बाहर R। अलग अलग लिखेंगे तो R इज इक्वल टू ब्रैकेट E अपॉन V माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? V अपॉन V, ब्रैकेट के बाद R से कैंसिल, तो R कैन बी रिटन एज E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा। अब अगर हमें रिलेशन डेवलप करना हो EMF और टर्मिनल वोल्टेज, तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और अगर हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी हो, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए E इज इक्वल टू V प्लस IR अगेन अप्लाई करेंगे, और E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, I इंटू स्मॉल r, E इज इक्वल टू I बाहर, R प्लस R,
या I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यहाँ से हमें करंट मिल जाएगी, इजीली करंट हमें मिल जाएगी। तो ये थी करंट की बातें। तो बात समझ में आ गई होगी आई होप कि कैसे हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बात करते हैं देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। अब इनका एक्सप्रेशन भी सिलेबस में स्पेसिफाई है कि एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो कॉम्बिनेशन की नीड क्यों है? कॉम्बिनेशन का नीड इसलिए है कि कहीं कहीं हमें रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जहाँ एक रजिस्टेंस लगा के काम नहीं चलता, और कहीं कहीं रजिस्टेंस हमें कम चाहिए होता है, जहाँ एक रजिस्टेंस का रजिस्टेंस रिड्यूस करके काम नहीं चलता। तो क्या करें? तो कंबाइन कर दो। तो कंबाइन करने के दो प्रोसेस, फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखना ये है कि किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और याद रखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली अगर सारे रजिस्टर्स एक ही वायर से कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, बस और कुछ नहीं। अगर एक ही वायर से सारे रजिस्टर कनेक्टेड है और उस वायर में सेम करंट फ्लो हो रही है, दैट विल बी द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर अलग अलग रजिस्टर से अलग अलग वायर कनेक्टेड है तो दैट विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, वोल्टेज सेम है तो करंट यहाँ से निकलती है I, चलते चलते यहाँ पहुँची। याद रखो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ वापस चलिए, क्योंकि वायर सेम है। अगर करंट है सेम तो पोटेंशियल होंगे डिफरेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल लेट से V1, यहाँ पे पोटेंशियल लेट से V2, और यहाँ पे पोटेंशियल लेट से V3, ऐसा हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, सिंपली एक बात याद रखो, जो सेम चीज़ है उसे छोड़ दो और जो डिफरेंट चीज़ है उसे पकड़ लो। सेम चीज़ क्या है यहाँ, करंट, छोड़ दो। डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ, वोल्टेज, पकड़ लो। तो डिफरेंट चीज़ को लिखेंगे V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अप्लाई करो ओम्स लो, तो बाय ओम्स लो। What Ohm's law says? It says that V equal to IR. Now put the value of V. So here we can get I R equivalent equal to I R1, I R2, I R3। I कॉमन ले सकते हैं तो I R equivalent equal to I बाहर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R equivalent क्या बन जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दैट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा। बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो लुक एट दिस। विल ड्रॉ द करंट I फ्रॉम द बैटरी हैविंग द पोटेंशियल V, देन करंट इज गोइंग एट द जंक्शन एंड इट विल डिवाइड इन द सेवरल वायर्स, लाइक इट विल कंज्यूम I1, it will consume I2 and it will consume I3 because different wire carries different current. If the current is different, then potential difference will be the same. We all know about it. Then the potential will be V, or here it is also a V, or here we can write V. So what I have told you in this topic कि same चीज को छोड़ो और different चीज को पकड़ो। तो what is the same चीज? It is V और different चीज is I। तो हम लिख सकते हैं I net। तो नेट करंट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3, और अगेन बाय ओम्स लॉ देन वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR और I कैन बी रिटन एज V अपॉन R। पुट करें तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन निकालो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, दैट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पैरेलल या सीरीज? साथ साथ दिख रहा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हाइयर होगा एज कंपैरिजन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल ग्राफ की, तो दिस इज V, दिस इज I, और यहाँ पे हम देखें तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज का, और ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पैरेलल का। क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा होगी, पैरेलल का रेजिस्टेंस कम तो स्लोप कम होगी। तो ये था हमारा चैप्टर और चैप्टर्स के टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने पढ़ा। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से नोट्स बना के याद रखोगे तो श्योर गारंटी है कि कुछ बाहर से नहीं आने वाला। सारी थ्योरी जो होनी थी वो डिस्कस कर ली हमने। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, इस चैप्टर से रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ राइट कर रहा हूँ और उनका हम सॉल्यूशन करेंगे साथ में मिलकर। फिगर बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो पॉज करके सारे फिगर बना लेता हूँ 5-6 न्यूमेरिकल्स के, फिर हम बारी बारी से। सो दीज आर दी क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, ये रिलेटेड है बोर्ड से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इनका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन CD एंड AB। फिगर गिवन है हमें, पहले याद रखो जिस भी चीज, जिन पॉइंट के बीच हमें रेजिस्टेंस निकालना है पहले उन्हें कंसीडर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में CD के बीच पूछा है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जॉइंट देखते हैं। जॉइंट से पहले का जो वायर होगा वो सिंगल वायर होगा, क्योंकि हमें पहले कॉम्बिनेशन पहचानना है। तो 3 3 3 किस में है, सीरीज में। हमें कैसे पता, तो देखो जॉइंट देखो, देखो यहाँ पे 1 2 3, जिस पॉइंट पे कम से कम 3 वायर कनेक्टेड हो वो जॉइंट कहलाता है। तो 1 2 3 ये 3 वायर जॉइंट, 1 2 3 ये 3 वायर जॉइंट, 1 2 ये जॉइंट नहीं है, 1 2 ये जॉइंट नहीं है, केवल ये 3 वायर ये जॉइंट है। तो जॉइंट से पहले के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो एक ही तार से कनेक्टेड है, मतलब सीरीज है, क्योंकि जॉइंट से पहले तो एक ही तार हुआ ना, जॉइंट के बाद 2 तार होते हैं, तो सीरीज। तो सीरीज के लिए से ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा इन तीनों का, 3 3 3। तो रिड्यूसिंग सर्किट मेथड लगाओ और डायरेक्टली ऐड करो इन्हें। 3 3 3 हो गया 9 ओम, और ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये पाया नीचे ऐसे, ये आया CD, और यहाँ पे आगे को चल रहा है, और यहाँ पे आगे को चल रहा है। ये था A और ये था B। तो देखो ये दोनों क्या है, 3 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर ये पैरेलल में तो लिखेंगे 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/9 प्लस 1/3। ये बिटवीन किसकी बात चल रही है, C एंड D की बात चल रही है, याद रखना। तो सॉल्व करेंगे तो 1/RP इक्वल टू 9 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 3 और RP को पलटना पड़ेगा तो मिलेगा 9/4, मतलब 2.25 ओम आ जाएगा ये तो RP के बीच। अगर हमें AB के बीच निकालना हो तो B बिटवीन AB, तो क्या करो, इन दोनों का सॉल्व करके ये आया है, देखो तो नया सर्किट ये बनाया 2.25, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये A, ये B, ये कितना था 3, ये कितना 3। अब देखो तीनों किसमें, कोई जॉइंट है क्या, नहीं है, तो सीरीज। तो R बिटवीन AB क्या हो जाएगा, 3 + 2.25 + 3 कितना होगा, 8.25 ओम। ये हो जाएगा भाई हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। AB और AB के CD के इक्विवेलेंट में निकाला, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात। इसकी बात कर लेते हैं। ए सेल हैविंग EMF 1.5 वोल्ट मीन्स E गिवन है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r गिवन है 1 ओम, कनेक्टेड टू रजिस्टर्स, पहला रजिस्टर R1 4 ओम और R2 किसमें 10 ओम इन सीरीज। तो सर्किट बनाना है पहले, तो सर्किट बनाते हैं। देखो एक बैटरी है, ये रही बैटरी, इसका अपना रेजिस्टेंस इंटरनल ये रहा, ये रही बैटरी, अपना रेजिस्टेंस ये रहा इंटरनल। उसके बाद इसे कनेक्ट किया सीरीज में 2 से, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कितना है 1 ओम बैटरी का, 1.5 वोल्ट EMF। ये रेजिस्टेंस R1 कितना है 4 और R2 कितना है 10 ओम। ये बन गया सर्किट डायग्राम भैया लोग, सही, सीरीज था क्योंकि। आगे पूछा करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ लगाना है। तो पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। तो फर्स्ट पार्ट करंट होती है V = I इंटू कौन सा R लेंगे, इक्विवेलेंट वाला। तो I = हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। E ले लेंगे यहाँ हम, E = तो यहाँ आएगा क्या E। तो बस E कितना गिवन, R इक्विवेलेंट देखो कितना है, E कितना गिवन है 1.5, R इक्विवेलेंट कितना है, देखो कितने रजिस्टर्स है 4 और 5 10, तीनों सीरीज में है, तो 1 10 11 15, तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये कटेगा, 15 1 × 15, तो 1/10 और यू कैन से 0.1 एम्पेयर करंट आ जाएगी सर्किट में। बी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था और ये सी पार्ट। पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। देखो करंट मिल चुकी है हमें इसके अंदर आई, तो पोटेंशियल लिखेंगे अक्रॉस, किसके अक्रॉस R1। तो V1 = I R1, I की वैल्यू कितनी है 0.1, R1 की वैल्यू 4, तो कितना है 0.4 वोल्ट। ऐसे ही V2 = क्या हो जाएगा I R2, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज है। I कितना है 0.4, R2 कितना है 10, 0.4 थोड़े ना, I तो 0.1 है, 0.1 और ये आएगा 1 वोल्ट।
ठीक है, आगे क्या पूछा है, डी पार्ट देखते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस सेल, सेल के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप हुए, तो ऑब्वियसली बात है जितने इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाए होंगे वही तो ड्रॉप हुए होंगे। तो लिखेंगे क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, तो कितने हो जाएंगे, क्या तो वी है आई इंटू स्मॉल आर, तो आई कितना है भाई 0.1, स्मॉल आर कितना है 1, कितना मिला 0.1 वोल्ट खाए हैं इसने। 6 पूछा वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट फ्लोइंग, जब करंट फ्लो कर रही है तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हुए, मतलब टर्मिनल वोल्टेज पूछे हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल ई माइनस स्मॉल वी, ये वाला घटा देंगे। ई है 1.5 माइनस 0.1, कितना बचेगा 1.4 वोल्ट, ये आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी था, बोर्ड में आता है, 4 मार्क्स तक में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूछा इक्विवेलेंट बीए और सीबी के बीच, तो बीए के बीच पूछा है, कहाँ है बीए, ये रहा बीए, तो बीए को भूल जाओ। अब देखो क्या रिक्वायर्स देखो, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट ए की बीए के बीच, तो इसे इग्नोर करो, बाकी ये दोनों किस में है, देखो एक ही वायर है। अगर हम इसकी बात करें, बीए की बात करें, वायर गया ऐसे, है ना, अब देखो करंट यहाँ से फ्लो हुई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गया। तुम सोचोगे सर तो जॉइंट है, 3 वायर है, 1 2 3, तो ये वायर जब कंसीडर होता है जब यहाँ पे कोई रजिस्टर होता है, रजिस्टर तो आई नहीं तो वायर कंसीडर ही नहीं करेंगे हम इसे, तो ये सीरीज हो गए, तो सीरीज है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो नया सर्किट बना लेंगे। देखो ये बी वाला ऐसे रहने देंगे, ए बी, और इन दोनों को मिला करके क्या बनाया, ये सीरीज है। अगर सीरीज है तो कितना हो जाएगा ये 4, और ये कितना था 2, ये भी है ना। अब ये दोनों किसमें पैरेलल, तो 1/RAB इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, तो 1/RAB इक्वल टू 4 ले लेंगे एलसीएम, 2 + 1, तो RAB इक्वल टू 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो कुल मिलाकर ऐसे कर सकते हैं, बीसी पार्ट आप खुद कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा वन शॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और आई होप तुम लोगों के समझ में पूरा आया होगा। और जो भी कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो डेली आएगी, रेगुलर आएगी, प्रॉपर आएगी, अच्छे से तैयारी करते रहना, लगे रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।